लेखन कला की विशेषता, ठीक है। पेज नंबर 34 अगर यदि बुक है आपके पास तो पेज नंबर 34 पे देखेंगे लेखन कला की विशेषता, ठीक है। हर एक समाज के पास एक अपनी भाषा होती है जिसमें उच्चारण और भाव से ये सब चीजें पता चलती हैं। तो इसी तरह से मेसोपोटामिया में भी उनकी एक भाषा थी, ठीक है। इसको जो है मौखिक और जो है शाब्दार्थिक भाव कहते हैं। इसका जो है लेखन कला में क्या है महत्व है, जो हमने उच्चार उच्चारण किया, हम क्या कह रहे हैं, हम अपनी बात से क्या है चीजें स्पष्ट करते हैं और उसको फिर लिखने में कैसे लाएंगे, ये यहाँ पर हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया में कैसे हो रहा था। जो लिखा लिखा गया है वो क्या है, संकेत। आज भी आप लिखते हैं तो जिसको लिख आपने क्या लिखा, राम लिखा, तो वो कैसे पता चलेगा जब तक कि अगला बंदा ये नहीं जानता कि इस तरह से राम लिखा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कि दूसरे हर एक व्यक्ति को ये पता हो कि ये इस तरह का जो संकेत अगर यदि कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब राम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, जो मैंने कल भी बताया था कि लिखने के लिए कोई जो है आपके पास कागज नहीं थे और पट्टियां बनाई जाती थी। वाह बेटा, प्रिंस भाग गया, ठीक है। तो क्या करा जाता है, पट्टियां बनाई जाती है मिट्टी की। उनको गीला करके पहले एक जैसे हम कागज कागज पे कागज होता है उसी तरह का पट्टी बनाई जाती है और उसके बाद उस पर लिखने का काम किया जाता है। इसमें क्या है कि जो ये 3200 पूर्व ईस्वी पूर्व के कुछ हमें संकेत मिले हैं, जिसमें 5000 संकेत हैं, जिसमें गणना और कुछ लिखा हुआ है, जिसमें मछली और बैल इत्यादि के जो है चित्र टाइप के बने हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि लेखन कला की आवश्यकता क्यों पड़ी। लेखन कला की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि समान जो शहरी जीवन में लेन देन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। उसको मैंने किसी को अगर यदि कोई सामान भेजा है या दिया है, वो कितना दिया है और वो उसके बदले में मुझे क्या देगा, तो इसका जो लिखित दस्तावेज होगा तभी हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिणी शहर उरू है वहां पर ये चीजें काफी तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए वहीं पर लेखन कला का विकास हुआ होगा। इसमें जो सामान लिए जाते थे, अनाज तथा अन्य समाज, उनके जो है जो कलाकार हैं वो चित्र समय बनाया करते थे, जिससे ये पता चलता था कि क्या सामान
किसको दिया गया। 34 विश्व इतिहास के कुछ विषय। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। पूर्णविराम चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथकर और थापकर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे दिया। इंद्रकार एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों मूलाक्षरों में लिखी हुई है। पूर्णविराम अब लिखने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि क्या करते हैं, मिट्टी मिट्टी को लेके उसको गूंद के उसको एक चपटा आकार देके और उसके ऊपर जो चित्र हैं या संकेत हैं वो उकेरे जाते थे और दोनों तरफ, और उसको बाद में सुखा दिया जाता था जिससे कि वो उस पर कोई और ओवर राइटिंग जिसको हम बोलते हैं, जैसे कुछ तुमने लिख दिया उसके ऊपर फिर लिख दिया तो उसको हम बोलते हैं ओवर राइटिंग। तो इस तरह की ओवर राइटिंग उन पट्टियों पे ना कर सके, जब तक वो सूख नहीं जाती तब तक एक दूसरे को नहीं दी जाती थी। अगर यदि वो गीली रहेंगी और दूसरे को दे दिया तो जो आपने उस पर लिखा है उसको मिटाकर कुछ और लिखा जा सकता है। लेकिन इन लोगों का एक नियम था कि जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तभी Secharitas left the meeting. तभी जो है उसको एक दूसरे को दिया जाता था। यह एक गणितीय अभ्यास है। पूर्णविराम पट्टिका के अंग भाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित है। पूर्णविराम हम देखेंगे कि उसके अंकित है और अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। पूर्णविराम ये जो पहली पट्टी हमें यहाँ पे मिल रही है, इसमें ऐसा लगता है कि गणित का कोई हिसाब, त्रिभुज और उस पर फिर कई लाइनें बनी है, गणित का कोई हिसाब रहा होगा। शाराब किमनीश्वान किमनीस जिस किमनीश्वान कीलाकार लातिनी शब्द किमनीस जिसका अर्थ खूंटी और फोरमा जिसका अर्थ आकार है से बना है। पूर्णविराम अब इस भाषा का नाम क्या है? किलाकार। हम जो मेसोपोटामिया की भाषा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि इनकी भाषा कौन सी थी तो हम कहेंगे किलाकार। और किलाकार जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। खूंटी और किमनीस जिसका क्यूनियस अर्थ खूंटी और जिसका फोरमा अर्थ है खूंटी, जिसका अर्थ आकार है से बना फोरमा है। पूर्णविराम जिसका अर्थ है आकार, तो किलाकार। ठीक है। देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। पूर्णविराम वे सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तौल की तीखी नोक पर गोलाकार चिन्ह। अब लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? सरकंडे का। सरकंडा, क्योंकि वहाँ पे जो है आसानी से उपलब्ध ऐसा नुकीला जो कांटा, सरकंडा एक कांटा होता है जो कि आपको पता भी होगा। ठीक है। तो क्योंकि उस समय जो है ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी जैसे आज की तरह इंक है, उसके आगे एक निब लगी हुई है, उस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो मिट्टी में लिखने के लिए जब कुमार has left the meeting, जो है सरकंडे का प्रयोग किया जाता था। पकी हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी ही मजबूत हो जाती थी। पूर्णविराम जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जब पट्टिका हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। पूर्णविराम ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। पूर्णविराम इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए चाहे वे कितना ही छोटा हो एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। पूर्णविराम अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हर एक सौदे के लिए एक पट्टी का प्रयोग किया जाता था, और जब उसका जो लेन देन है वो पूरा हो जाता था उसे फेंक दिया जाता था। अब ये नहीं है कि इसको आप रीयूज करें, या तो रीयूज नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको फेंक दिया जाता था। सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं। पूर्णविराम और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। पूर्णविराम लगभग 2600 को के आसपास वर्ण गोलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। पूर्णविराम अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने भूमि के हस्तांतरण अब सिर्फ जो लेखन कला है सिर्फ जो है वो लेन देन तक सीमित नहीं थी, इसमें जो है भाषा के शब्दकोश और जो है अन्य काम भी, जैसे भूमि का लेन देन इत्यादि का भी काम होने लगा था। को कानूनी मान्यता प्रदान करने राजाओं इससे क्या होता था कि ये सब चीज़ें कानूनी मान्यता बन जाती थी कि भूमि किसको, मैंने मेरे पास अगर यदि
एक 100 गज का प्लॉट है, मैंने उसको किसको बेचा, इसका जो है उस पर, जैसे आज भी हम रजिस्ट्री या अन्य जो है दस्तावेजों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है Prince has joined the meeting. दोबारा से मतलब एक दूसरे को जो बेचा जाता है उसका हिसाब किताब उसमें रखा जाता था। इसे हम कानूनी वैधता कहते हैं। को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे और नगर। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 को अलग गैलेक्सी मिनट एक तो has joined the meeting. को मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 को के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया पूर्णविराम। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा हो। अब जो है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सुमेरी भाषा की जगह पर अकदी भाषा ने जो है आ गई थी, और लगभग इसका जो प्रयोग है वो 2000 वर्षों तक होता रहा। लेखन प्रणाली जिस ध्वनि के लिए की लेखन प्रणाली लेखन प्रणाली, ठीक है। जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर सिलेबल्स होते थे, जैसे अंग्रेजी में अट या ल या इन पूर्णविराम। इस इसमें ऐसा नहीं कि एक ध्वनि मतलब कि एक व्यंजन एक स्वर का प्रयोग हो रहा है, बल्कि पूरे शब्दों का प्रयोग होता था सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली और पट्टी की सैकड़ों स्थिति होने चिन्ह से जो पहले है उन्हें होते पढ़ना थे। होगा। और जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सूखने से पहले ही सब कुछ आपको करना है। अगर यदि सूख गया तो उसके बाद आप उस पर कुछ काम नहीं कर सकते। लेखन कला और शहरी जीवन 35 था। पूर्णविराम लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अब लेखन कला लिखने के लिए कुछ अच्छे लोग, हर कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता। जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है और जिसे बहुत अच्छे से भाषा का ज्ञान है, वही व्यक्ति लेखन कार्य करता था। तो लेखन कार्य के लिए भी अलग लोग होते थे। अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। पूर्णविराम इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। अब जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको लिखना, ये एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक महान कार्य माना जाता था। साक्षरता मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। पूर्णविराम ने अगला पढ़ने है लिखने वाले साक्षरता। लोगों की संख्या ठीक है, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग ऐसे थे जो साक्षर थे या इनके बारे में इनको पढ़ सकते थे या इनको समझ सकते थे। सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। पृष्ठ 33 पर दिए गए चित्र को देखिए। पूर्णविराम राजा स्वयं पढ़ सकता था, तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। पूर्णविराम अधिक पर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। पूर्णविराम एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था। राजा को जो अधिकारी कोई सूचना जो देनी होती थी, एक पत्र लिखते थे और वो उसको पढ़कर सुनाया जाता था। ठीक है, राजा ऐसा राजा जो है वो पढ़ा लिखा होता था। ऐसा नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं होता था, वो खुद भी पढ़ सकता था, लेकिन उसे पढ़ के सुनाया जाता था। शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को डॉट 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 उनका अमुक सेवक निवेदन करता है डॉट 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 मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर एक जो है वो इन्होंने रेफरेंस दिया है कि किस तरह से राजा को एक अधिकारी के द्वारा पत्र लिखा जाता था। ठीक है, सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं। तो मैंने पूर्व सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें। एक पौराणिक काव्य है जिसके बारे में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए और उसे याद होना चाहिए। पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि लेखन का प्रयोग शहरी जीवन व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उनके एक प्राचीन शासक एनवर्का के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। पूर्णविराम मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल
केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। पूर्णविराम सुमेर के व्यापार की पहली घटना को इन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। पूर्णविराम उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। पूर्णविराम इन मरकर अपने शहर के इन मार्कर जो सुमेरी सभ्यता का सबसे प्रमुख राजा रहा है, व्यापार के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। एक जो इनकी ग्रंथावली है उसमें इस बात का उदाहरण मिला है। सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवाब और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। पूर्णविराम में अब एक जो राजा है वो मंदिर को सजाने के लिए अ, महंगी जो महंगे पत्थर और अन्य चीजें मंगाना चाहता है। काम के लिए सुंदर मंदिर को काम के लिए उसने अपना एक दूल्हा डाला एरजो नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास। राजा ने एक जो है अपना दूत दूसरे राजा के पास भेजा जिससे कि वो चीजें उससे वो प्राप्त कर सके। भेजा। पूर्णविराम दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। पूर्णविराम रात में वे चांदतारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मान पर आगे बढ़ता गया। विवेक शर्मा हैज जॉइंड द मीटिंग। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। पूर्णविराम जब वे एक पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सोसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। पूर्णविराम अब देखिए एक उदाहरण जो है प्रस्तुत किया गया है कि जो राजा ने जो व्यक्ति भेजा वो कैसे, क्योंकि साधन नहीं थे, पैदल ही यात्रा करनी थी। ठीक है, तो पैदल यात्रा करने में जो कुछ उसे कठिनाइयाँ हुई, पहाड़ या जो भी चीज़ें उसे मिली उनको पार करना था। तो सुसन एक जगह पे पहुंचा वहाँ पे। विवेक शर्मा हैज लेफ्ट द मीटिंग। तो उसे जो है वहाँ के लोगों ने, इतनी ऊंची पहाड़ी पे था कि वहाँ जब लोगों ने देखा तो उसे एक चूहा जैसा दिखाई दिया, मनुष्य एक चूहा जैसा दिखाई दिया उसे उसे उन्होंने नमस्कार किया। तो अब ये मतलब हो सकता है कि ये पूरी तरह सत्य ना हो, लेकिन ये ऐसा विवरण जो है मिला है कि कितनी मेहनत उसे व्यक्ति को करनी पड़ी और कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उसे चढ़ना पड़ा राजा के आदेश का पालन करने के लिए। उसने 5 पर्वत मनाए और फिर 7 पर्वत मनाए। बाकी दूत अरबता के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पूर्णविराम इसके बावजूद कि वे हटा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उनके राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। पूर्णविराम में दूत इतना चतरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया और उसने एक मरकर जो दूत है इनमरकर का उसको, वो जो है जिस उद्देश्य के लिए उसको भेजा गया उसकी वो पूर्ति नहीं कर पा रहा था और इतना घबरा सा गया कि वो जो चीज कहना चाहता था वो उसको कन्वे नहीं कर पा रहा था। के संदेशों को घालमेल कर दिया। पूर्णविराम तब राजा ईनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। पूर्णविराम उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। पूर्णविराम ऐसा माना जाता है कि जो राजा है उरु का, अरेमिक, उसने एक खुद अपने हाथ से पट्टी बनाई और उस पट्टी पे लिखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो मेरा दूत है वो सही तरीके से मेरी बात को नहीं कह पा रहा है, तो इसलिए उन्होंने दोबारा से खुद लिखकर और शब्द लिखे और फिर उसको दूत को दिया कि आप इसको लेके जाएं। इम्मशेर कवि के कहने का तात्पर्य यह था कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ चढ़ गया सभी चीजें उसे बहुत छोटी लगी। 36 विश्व इतिहास के कुछ विषय जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने राजा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। पूर्णविराम उद्धृत शब्द पट्टिका पर नीचे रखिए। पूर्णविराम इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं देखा जा सकता है कि और लेखन की व्यवस्था देखा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचार प्रणाली के अनुसार सर्वत्र मंगल करने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। पूर्णविराम यह काव्य हम इस पूरे उससे एक ही निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे पहुंचते कि राजा ने ही लेखन कला और व्यापार की शुरुआत की। ठीक है। करने पर दूतों को भेजने का सामर्थ्य रखी। साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शाही संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। पूर्णविराम इस सबसे मेसोपोटामिया पोटामिया सभ्यता की जो है उत्कृष्टता की झलक मिलती है। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण मंदिर और राजधानी 5000 ईसा पूर्व से एक प्राचीन शहर का रूप ले लिया। पूर्णविराम
शहर वही बनाते थे पूर्णविराम पहले में जो मंदिरों के चारों अब देखिए किताब है तो आप देखेंगे तो उसमें निशान लगाए 3 प्रकार के शहर। यहाँ पे हम देखेंगे 3 प्रकार के शहर, इसको निशान लगाएंगे। तो पहला है जो मंदिरों के इर्द गिर्द, मतलब मंदिर के चारों ओर फैला हुआ जो इलाका था, वो शहर के रूप में था। विकसित हुए। दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए और शेष 4 ही शहर थे। दूसरे जो व्यापारिक रूप से व्यापारिक केंद्रों के केंद्र थे वो विकसित हुए। तीसरा जो राजाओं द्वारा बसाया गया इलाका था। 3 प्रकार के शहर हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। इससे पहली 2 श्रेणियों के शहरों पर चर्चा की जाएगी। पूर्णविराम से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थान को बताने की अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थान या मंदिरों में पूर्णविराम का निर्माण करना शुरू किया। पूर्णविराम सबसे पहला अब यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे पहले 2, मतलब जो मंदिरों के आसपास बसे और व्यापारिक केंद्रों के कारण विकसित हुए शहर। ठीक है, जो इनकी ये जानकारी नहीं मिलती है कि जो ये शहरों में लोग आए, ये कहाँ से आए, अज्ञातता है, मतलब इनके बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन जो शहर थे उन्हें विकसित किया गया और मंदिरों को विकसित किया गया और उनके चारों तरफ रहना शुरू कर दिया, तो उन्हीं को हमने शहर या शहरी संस्कृति मान लिया। मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों विवेक शर्मा has left the meeting. अरे चुने मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। पूर्णविराम मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। मंदिर जो है एक कच्ची ईंटों से बना हुआ देवालय था जहाँ विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती थी। देवी पूर्णविराम ये मंदिर ईंटों से देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे अर्जुन चंद्र देवता था और इनाना जो प्रेम व युद्ध की देवी देव मंदिर एक छोटा देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे अर्जुन चंद्र देवता ऊर्ज था जो और है वो इनाना जो चंद्र प्रेम व देवता युद्ध की और नैना जो है युद्ध की देवी थी। ठीक है। देवी थी। पूर्णविराम ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए। पूर्णविराम क्योंकि उनके खुले प्रांगणों के चारों ओर कई बने अलर्ट विवो 1824 has joined the meeting. ये जो थे वो इनके जो अहाते थे वो खुले रहते थे, जिसके चारों तरफ लोग अपना निवास स्थान बनाते थे। उसे देव की स्थापना करते थे क्योंकि मंदिर की किसी भी खानी होती थी। पूर्णविराम लेकिन मंदिरों की बाकी दीवारें जो खास मंदिरों के दरबार की दीवारें थी उनकी विशेषता थी। पूर्णविराम साधारण ऐसी नहीं होती थी। अब मंदिरों और घरों की दीवारों में क्या फ़र्क है कि जो मंदिर की दीवारें हैं वो कई बार अंदर को कई बार बाहर को मुड़ी हुई होती थी। तो इससे ये पता चल रहा था कि ये मंदिर है, लेकिन घरों में ऐसा नहीं होता था, इसलिए हमें जो है हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। वेदिका पूर्णविराम के वेदिका जो है वो देवताओं के पूजा का केंद्र होता था। वेदिका देवी पूजा का केंद्र होता था। पूर्णविराम देवी देवता बलि बलि अब यहाँ पे चढ़ाया क्या जाता था, देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली इत्यादि लाई जाती थी। व्यवस्था करते थे। पूजा उनके फर्श पर मछली की हड्डी जो पुराने समय के जो मंदिर हैं कुछ पर हमें मछलियों के हड्डी के अवशेष मिले हैं। की बनती चट्टानों की व्यवस्था ईंट के पशुओं के स्वागत द्वारा करते थे। पूर्णविराम समय आने पर अधिकांश आर्थिक व्यवस्था बिना मूल्य की होती थी, जैसे तेल अब ये भी था कि जो वस्तुएं उत्पादन हो रहा था उनको कन्वर्ट करना है, जैसे तिल से तेल बनाना या अन्य वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह देना है। की सामग्री इकट्ठी करना आदि की जाती थी। पूर्णविराम घर बड़े से उनके बिस्तर की व्यवस्था होती थी जो रोगियों के लिए उपयुक्त थी। मछली पाले पशुओं उनके छोटे छोटे मछली हड्डी के देवता पाले मंदिर में धीरे धीरे प्रार्थना आदि मुख्य जीवन संस्थान थे। वीडियो पूर्णविराम लेकिन
अब यहाँ पे जो है ना मंदिर धीमे धीमे क्या है, उनने अपना क्रियाकलाप का क्षेत्र बढ़ा लिया, जिसके कारण एक शहर का रूप ले लिया। दूसरी बात पुलिस व्यवस्था। यह मंदिर बड़े फेमस भी था। जब भी कोई त्योहार था, रिश्तेदारी और संकट था, सेना जाती थी और नवेरों और लकड़ी की काम में जुटती थी। किसी राजकुमार से कोई फंसूर होता था और कभी अब यहाँ पे शहरों में बसने के जो कारण हैं वो ये बता रहे हैं कि कई बार क्या है, फरात नदी में जो है जो धाराएं थी उनमें परिवर्तन हो जाता था, जिसके कारण सूखा पड़ जाता था। तो सूखा पड़ गया तो लोग अपने रोजगार के उद्देश्य से इन क्षेत्रों की तरफ, जो शहर बन चुके थे, मंदिर जिनने शहरों का रूप ले लिया था, उस तरफ पलायन करते थे। रोशनी में सुधार किया। सबसे प्राचीन बात, नवेरों ने अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। नवेरों जैसों की आदत ये दीवारों से पता चलता है। दरअसल हवा के तूफान एक समय समय पर तेज आती थी और बिजली गिरना, अब ये नवेरे कुछ जो शहर हैं वो समय समय पर वो भी स्थान बदलते रहते थे, क्योंकि जैसे उन इलाकों में अगर यदि कुछ प्राकृतिक आपदा हो गई है तो नई जगह बसने अपना व्यवस्था करते थे। प्रकाश पर्व। मार्च 1937 हलोवीन आता था। नवेरों ने जिस तरह लाल कपड़े पहने, भारी मिठाई खाने और चित्र बनाने, दीवारों पर नवेरों को यहाँ पे एक चित्र दिया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। साल भर नवेरे खेत खलियान में एक तरह के ही जगह पर बसे रहते थे। कभी कोई कभी नवेरों अब कई बार क्या होता था कि जो ऊपर बसने वाले लोग हैं तो वो सारा जो है पानी अपने लिए ले लेते थे, और नीचे बसे हुए जो क्षेत्र हैं उनके लिए पानी नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण सूखा पड़ जाता था। जब त्योहार की मेजबानी कोई नहीं मिलता था, नवेरों देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार चक्कर हुआ करते थे। नवेरों जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वे अपने साथियों एवं अनुयायियों को कमान बांटकर खुश कर देते थे कि हमारे हुए सैनिकों को सीधे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे। अब क्या था कि कई बार जो है आपस में संघर्ष होता था, जैसे लंबे समय तक सूखा चल रहा है तो एक कबीले ने दूसरे कबीले पे हमला कर दिया, और जो कबीला जीत गया उसने क्या किया कि जो वहां से माल लूटा गया वो अपने लोगों में बांट दिया, और जो हार गए उन्हें बंदी के रूप में ठीक है, तो उनको बंदी के रूप में, मतलब मजदूर या अन्य कामों के लिए उन जो जिन लोगों को हराया गया था उनको इस्तेमाल करते थे। ग्रामीण लोगों की संख्या बढ़ने लगती थी। नवेरों की आमदनी भी बिखरने लगी थी। मुखिया भी अपने स्थानीय इंतजाम और मुखिया बदलते रहते थे। धीरे ये धीरे लोग जमीन स्थायी रूप से जो है मुखिया नहीं बनते थे, कई भी हैं और फिर चले जाते थे, ऐसा जो है वो है। नवेरों एक के बाद एक ऐसा समय आता जब बंदी करना सरकार की कल्याणकारी नहीं थी। अब जो है क्योंकि इस जो प्रवृत्ति है इससे लोग खुश नहीं थे, तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि हम एक नई व्यवस्था शुरू की कि जिनके जिनके लिए वो युद्ध लड़ रहे थे उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाना है। पुष्कर has joined. पुष्कर बेटा, फोन को एरोप्लेन मोड पे कर दो, बार बार वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कि जो भी वो हैं उनको अभी तक वो जनता अपने लोगों के कल्याण के लिए नहीं सोच रहे थे, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि नहीं इस तरह से व्यवस्था नहीं चलेगी, तो व्यवस्था क्या करनी होगी कि जो जिन लोगों के वो मुखिया हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना है, उनके भविष्य के विकास के लिए योजनाएं बनाना है। देना शुरू कर दिया और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और पार्टियां अलर्ट. Pushkar has left the meeting. Alert. Pushkar has joined the meeting. पुष्कर, इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक नई परंपरा शुरू हो रही है कि जो कीमती वस्तुएं हैं वो देवताओं को भेंट के रूप में चढ़ाए जाने लगे। जैसे आज भी कई जगहों पे आप बड़े बड़े मंदिरों में देखते हैं लोग
एक एक किलो सोना या और भी चीजें, महंगी चीजें चढ़ाते हैं। तो ये व्यवस्था भी वहाँ पे शुरू हो गई थी, जिसके कारण जो मंदिरों, अब इससे होगा क्या कि मंदिरों का महत्व बढ़ जाएगा। जब वहाँ पे अधिक महंगी वस्तुएं या अधिक जो है चीजें, ऐसी चीजें होंगी जो आम लोगों के लिए दुर्लभ हैं, तो स्वाभाविक रूप से मंदिरों का महत्व बढ़ जाएगा। जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई और नवीन हुआ। इन मंदिरों की इससे सुंदरता भी बढ़ गई और वैभवता भी बढ़ गई। को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके कथा बना ला। पुष्कर हैज लेफ्ट के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन का अलर्ट। पुष्कर हैज जॉइंड द मीटिंग अरे पुष्कर, क्या कर रहे हो बेटा? के वितरण से संचालन कर सके और नवीन जैसा कि एन वर्कर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने इन मैरकर जो है वहाँ का जो राजा था, उसने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं इस पूरे अपने व्यवस्था के बारे में, जिससे हमें ये सब चीजें, जानकारियां मिल रही हैं। ठीक है, अगर यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये सब जानकारियां कैसे मिली, तो आपको लिखना है कि एन मार्कर जो था, उसकी जो रचनाएं हैं वो हमें मिली हैं, और उसको पढ़कर 1820 राइज्ड है अलर्ट। विवो 1820 हैज लोअर्ड है। राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और नवीन हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाला। पुष्कर हैज लेफ्ट द मीटिंग अलर्ट। पुष्कर हैज जॉइंड द मीटिंग पुष्कर मैं रिमूव कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। है, जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और नवीन हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि राजा एक शक्तिशाली रूप में विकसित, उसकी जो व्यवस्था है वो धीमे धीमे मजबूत होती जा रही है, और उसका जो नियंत्रण है लोगों पर वो बढ़ रहा है। इससे पहले तक जो है राजा का सीधे पूर्णतः पूरा नियंत्रण नहीं था, लेकिन इन इस व्यवस्था के कारण, जो हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके कारण अब राजा का जो समाज पर है वो प्रभाव बढ़ गया था, और राजा एक महत्वपूर्ण हो गया था। जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया। झालर पुष्कर हैज लेफ्ट द मीटिंग वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके और नवीन इसके अलावा लोग एक दूसरे के जो मुखिया लोग थे, उन्होंने लोगों को अपने आसपास बसने के लिए मतलब इंसिस्ट किया या उनको कहा, इसलिए कि आवश्यकता पड़ने पर अगर यदि कोई युद्ध या इत्यादि हो, तो लोगों को आसानी से इकट्ठा किया जा सके, इसलिए मुखिया अपने आसपास लोगों को बसाने का प्रयास कर रहे थे। आसपास रहने से संबंधित नगरों में से एक था जिसे हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। अब मंदिरों से जो है, हमें ये सब क्यों पता चल रहा है कि मंदिरों से जो वीर हताहत हुए या शहीद हुए, उनकी सूचियां भी वहां पे मिल रही हैं। और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि 3000 को के आसपास जब रूपनगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ और नवीन उसका यह विस्तार शताब्दियों उरुक नगर जो है, जो सबसे पहले जिसकी हमें जानकारी मिली है, 250 हेक्टेयर में फैला था, जिसके कारण जो बहुत सारे गांव थे वो समाप्त हो गए, और एक नई व्यवस्था, और ये काफी लंबे समय तक उरुक नगर का जो है प्रभाव रहा। बाद वाले खुले मोहल्ला जो नगर 38 इतिहास के की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी और नवीन जो उरुक शहर है, उसके चारों तरफ एक प्राचीर, मतलब दीवार बना दी गई, जिससे कि शत्रु कोई उस पर आक्रमण नहीं कर सके। ठीक है, तो ये जो हम जिसको बाद में भारत में भी अभी आप देखते हैं किला, किले का चारों तरफ जो है बाउंड्री होती है, उसके बाहर खाई होती है। इसी वहां पे खाई तो नहीं थी, लेकिन दीवार का निर्माण जरूर करवा दिया गया था, जिससे कि जो वहां रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित ढंग से रह सके। नगर 4200 से 400 तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दौरान 2800 को के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में
अब इसका जो विस्तार है वो बढ़ता चला जा रहा था। 250 से 450 हेक्टेयर तक बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। से शासक का काम करना पड़ता था और नबेरन कृषि कर भले ही न देना पड़े पर काम करना। जो बंदी थे उन्हें कृषि कर तो नहीं देना पड़ता था, लेकिन उन्हें श्रम दान जरूर करना पड़ता था। युद्ध में जो हारे लोग होते थे उन्हें जो लाए गए होते थे वहां पे बंदी बना के, उन्हें कृषि कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन श्रमिक दान उनसे काम जरूर लिया जाता है, मजदूर बनाने का या अन्य काम उनसे लिए जाते थे। अनिवार्य था और नबेरन जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया। और लेकिन उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था, ऐसा नहीं कि निःशुल्क रूप से उनको काम करना पड़े, उनको अनाज दिया जाता था। जाता था और नबेरन सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली हैं जिनमें का नाम के आगे उन्हें दिए जाने वाले गई है और नबेरन एक अब यहाँ पे क्या है, हमें राशन वितरित करने की सूचियां मिली हैं जिनके आगे उनके नाम और उन्हें क्या दिया गया ये भी उसमें विवरण है। तो इससे ये पता चलता है कि बंदियों के साथ एक अच्छा व्यवहार था, जिससे भाई अगर यदि कोई बंदी बन गया, ठीक है, वो आके काम करेगा और उसे काम के बदले अनाज दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना पेट भर सके। 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रति तैयार करने और 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था और नबेरन शासक को मामलों पत्थर खोदने धातु खनिज लाने मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने और सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे और नबेरन इसकी वजह से 3000 डॉक्टरों के आसपास रूप में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई और नबेरन अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था और नबेरन वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था। अब क्या था कि उरुक नगर का जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा था, जहाँ पे तकनीकी विकास भी हो रहा था, खाद्यान्नों पे आत्मनिर्भरता और ईंटों से खंभा बनाना, खंभे के आधार मतलब जो कोई भी आप इमारत खड़ी करते हैं तो उसके लिए खंभे की आवश्यकता होती है। तो वो खंभा मजबूत और एक जो है किसी भी इमारत को सुरक्षित रखने का जैसे टेक्निक का इन्होंने विकास कर लिया था। ऊपर एक काले पत्थर पर रखे उनकी उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए शहतीर बनाने छतों को क्षैतिज पर, क्षैतिज मतलब एक तिकोना आकृति का सपोर्ट। आजकल हम अन्य तरीकों से छत को सपोर्ट देते हैं, लेकिन उस समय नहीं था, तो ये इसका भी उन्होंने विकास कर लिया था। उत्कीर्णित शिलापट हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी और नबेरन स्टेल व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया था और नबेरन गया है और नबेरन उसके बालों और से दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित पर बंधी हुई पट्टी कमर पट्टी प्राप्त की गई। इसे स्कर्ट को देखिए और नबेरन नीचे के दृश्य और नबेरन में उसे एक शेर परिवर्तन आया जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ और वे था कुम्हार के पर अपने बड़े धनुष्मान से चाक का निर्माण और आक्रमण करते हुए धनुष बाण से जो है कुमार द्वारा चाक, जिसपे कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण जो है तकनीकी विकास था उस समय का, कि उन्होंने इस तरह की अपने यहाँ पे व्यवस्था कर ली थी। दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी बनाए जाने लगे गया है और नबेरन ऊपर के दृश्य में यह वीर उसको दृश्य को आखिर अपने भाले से मार्च गिराता है और नबेरन लगभग 3200 डाकू एक बेलनाकार मुद्रा की छाप लगभग 3200 डाकू और नबेरन इस छाप में औरत दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और स्टेल पत्थर के ऐसे शिलापट ऊपर काले पत्थर पर पृथ्वी का उत्कीर्णित शिलापट या स्टेल दोनों में पोशाक और कंशक शैली एक होते हैं जिन पर अभिलेख जैसी है और नबेरन चित्र में 3 बंदी दिखाए गए उत्कीर्ण किए जाते हैं और नबेरन हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है और नबेरन सानी से लेखन कला और शहरी जीवन 39 मोहर एक शहरी शिल्प कृति। अब मोहर, मोहर क्या है, अभी भी उपयोगी है, उस समय भी मोहर का मतलब एक प्रतीक राजा के द्वारा या किसी के द्वारा किसी को दिया गया, या ये व्यक्ति ने वो सही है या नहीं जो कुछ दिया गया, तो मोहरें जो है वो बड़े आम प्रयोग में होती थी। और मोहरें आपको हमारे प्राचीन इतिहास में, चाहे हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इन सब में भी मोहरें हमें मिली हैं। तो इसका मतलब कि मोहरों का प्रयोग काफ़ी प्राचीन काल से होता रहा, जब से मनुष्य ने अपना शहरी जीवन स्थापित किया है,
तभी से लगता है कि मोहरों का प्रयोग भी करते रहे होंगे। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थीं जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे पूर्णविराम, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्राब्दी ईराको के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था, फोटो खेली जाती थी और कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इन मोहरों में कई बार मालिक के नाम भी होते थे या कई बार और कोई संदेश भी हो सकता था। बेलनाकार मोहरें जो है वहाँ पर प्रयोग होती थी। इष्टदेव का नाम और उसकी अग्निप्रिय स्थिति आदि पूर्णविराम के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीपो और उस पर वे मोहर घुमाई जाती थी जिससे उसमें अब कोई सामान जैसे आजकल हम पार्सल करते हैं तो हम टेप लगा देते हैं और तब जो है उसको भेज देते हैं। तो उस समय क्या था कि जैसे मिट्टी के बर्तन में कोई सामान रखा, उसके ऊपर जो है एक कपड़े से उसको ढका, उसके बाद मिट्टी का लेप करके उस मोहर को घुमा दिया जाता था, जिससे उसकी जो वैल्यू है और इम्पोर्टेंस है और किसके द्वारा किसको दी गई है इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। पूर्णविराम वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। पूर्णविराम जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वे मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। पूर्णविराम इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। पूर्णविराम अब नई एक चीज का प्रयोग शुरू हुआ, वो है मुद्रा। कि कोई भी जो है लेन देन के लिए मुद्रा एक महत्वपूर्ण जो है औजार है। जैसे मुद्रा अभी क्या है भारत में, जैसे हम रुपया या डॉलर या और बहुत सारी करेंसीज हैं, ये क्या है, ये मुद्रा हैं। इसके मूल्य किसी भी वस्तु का, किसी भी उसका, वो मुद्रा जो है वैल्यू तय करती है। कि अगर 1 रुपए में आपको 1 किलो अनाज मिलता है तो वो ये बताता है कि इसका मूल्य 1 रुपया है। पांच पुरानी बेलनाकार मोहर प्रत्येक की छाप का विवरण दें। पूर्ण शहरी जीवन ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संक्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। पूर्णविराम धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित अब एक चीज यहाँ पे जो स्पष्ट हो रही है वो क्या है कि जो अ, संपन्नता है एक सीमित वर्ग के पास थी, वो आज भी है और तब भी थी। आज भी दुनिया की जो पूरी संपदा है या भारत की पूरी संपदा का जो 5% लोगों के पास 95% जो है टोटल वैल्यू है, और 5% वैल्यू पर 95% लोग सरवाइव करते हैं। इसी तरह से दुनिया का भी यही आंकड़ा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम लोगों के पास है और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम लोगों के पास है। था। पूर्णविराम इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीजें, आभूषण, सोने के पात्र, सफेद अब यहाँ पे किन चीज़ों से पता चल रहा है कि सोने के जो आभूषण हैं या महंगे पत्थरों के आभूषण इत्यादि कुछ लोग ही प्रयोग करते थे, सब लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता नहीं होती थी। सीपियां और लाख मात्रा में उनमें राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई। अब इसका हमें पता कैसे चलता है कि उर नगर में जो समाधियां हैं राजाओं की, रानियों की, उनकी समाधियों में उन चीज़ों को भी रखा गया है। तो उन समाधियों की जब खुदाई हुई तब हम इस बात से ये पता लगा सकते हैं कि जो या राजा राज परिवार के लोग थे वही महंगी धातुओं का प्रयोग करते थे। है पूर्णविराम, लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली को ही आदर्श माना जाता था। अब यहाँ पर जो सामान्य व्यक्ति है उसकी क्या स्थिति थी, तो यहाँ न्यूक्लियर फैमिली मतलब कि एक जो है माता पिता और उसका एक बच्चा, इस ऐसी जो है छोटे परिवारों को ही महत्व दिया जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पूर्णविराम पिता परिवार का मुखिया होता था। पूर्णविराम हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। पूर्णविराम विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके अब यहाँ विवाह के बारे में जो पढ़ा था स्लैश नीचे
विवाह इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है कि जो है जब कोई भी जो पुरुष व्यक्ति है वो विवाह करना चाहता था तो उसकी घोषणा की जाती थी और वधु पक्ष उसे स्वीकार करता था। विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे और नवीरन उसके बाद वर पक्ष के लोग वधु को कुछ उपहार देते। एक कल परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं और नवीरन 40 विश्व इतिहास के ठोस जमीन में एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा होता है जिसमें पानी और मल जाता है और नवीरन अब जो शहरी व्यवस्था है वो कैसी थी, है ना? तो जो जमीन में एक गड्ढा था जिसमें जो गंदा पानी, मल मूत्र इत्यादि जाते थे, ठीक है? नगर का एक रिहायशी इलाका लगभग 3 शिवम राइज अभी बेटे अभी शिवम has lower hand उपनगर रिहायशी इलाका लगभग 2020 और नवीरन क्या चित्र में टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अलावा दो बंद गलियां भी खोज सकते हैं। एक चित्र है जिसमें टेढ़ी-मेढ़ी गलियाँ और बंद गलियाँ इत्यादि हैं, जो कि आपको आपके जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा या आपके पास है तो आप देख सकते हैं, ठीक है? और नवीरन जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान विवाह की जो रस्में हैं वो पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के जो है जो अ, उपहारों का आदान-प्रदान होता था। किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे और नवीरन एक साथ भोजन करना और मंदिर में भेंट चढ़ाना, उसके बाद अपने घर चले जाना, ये विवाह का एक जब नववधु को उसकी सास लेने आती थी तब वधु को उसके पिता द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था और नवीरन पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे और नवीरन माई यहाँ पे क्या था, वधु को ले जाने का, जो वधु की सास होती थी वो जब उनके घर जाके वधु को लेने के लिए जाती थी तभी उसको भेजा जाता था और उसको जो खेत इत्यादि का हिस्सा वगैरह उसको तभी दे दिया जाता था। की गई थी और नवीरन दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी और नवीरन मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई और नवीरन उसमें टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां पाई। चर्चा है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी और नवीरन अनाज के बोरे और ईंधन के कट्टे संभवतः गधे पर लादकर घर तक लाए जाते थे और अब यहाँ पे जो गलियां हैं वो व्यवस्थित नहीं थी। अगर यदि कोई सोचे कि बैलगाड़ी से, भैंसा गाड़ी से इत्यादि से वहाँ पे पहुँचा जाए तो वो संभव नहीं था क्योंकि टेढ़ी-मेढ़ी गलियां थी, तो इसलिए जो जानवरों की पीठ पर है उस पर सामान रख के ही उन गलियों के अंदर तक पहुंचा जा सकता था। तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था और नवीरन वहां गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियां अब जो नियोजन, नगर नियोजन मतलब कि एक आर्किटेक्ट के हिसाब से बना हुआ शहर नहीं था, जिसको जैसा लगा उसी हिसाब से उसने अपने घर बनाए और इसलिए जो है एक व्यवस्थित सिस्टम नहीं था। जैसे हर घर के बाहर से नाली, जो कि गंदा पानी वो दूसरे मतलब घर से बाहर जा सके, इस तरह के एक सुव्यवस्थित, जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, ऐसा वहाँ पर नहीं मिलता है। नहीं थी जैसी कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो। नालियां और मिट्टी की नलिकाएं उपनगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई हैं जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था और नवीरन यहाँ पे ऐसा पता चलता है कि जो नालियाँ, जो खुदाई से पता चलता है कि जो नालियाँ हैं वो घर के अंदर की तरफ को जा रही थी, या और घर की जो छतें थी उनकी ढलान भी इस तरह से होती थी कि अंदर की तरफ, तो घर के बीच में अंदर कहीं कोई हौद इत्यादि बनाई होती थी जिससे कि वो पानी उस हौद में चला जाए। और यहाँ पे दूसरा जो समस्या है कि गलियाँ जो है वो व्यवस्थित नहीं थी, तो गलियाँ जो है वो काफ़ी ऊंची हो जाती थी, घर काफ़ी नीचे हो जाते थे, जिसके कारण हमें जो
प्रवेश द्वार हैं वो काफी ऊंचे रखने पड़ते थे, जिससे कि जो बाहर का जो गंदा पानी है वो घरों में ना आ सके। किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह कीचड़ भर जाएं और नवीनम फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा उठाकर गलियों में डाल देते। ऐसा लगता है कि जो कूड़ा कचरा है वो घरों से निकाल के गलियों में डाल दिया जाता था। ठीक है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनको एक सही जगह पे डिस्पोज ऑफ करना है, ऐसा कुछ था नहीं। थे जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था और नवीनम इस प्रकार बाहर कूड़ा ढालते रहे इससे गलियों की सतहें ऊंची उठ कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न आ सके। रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि होकर आप रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से। यहाँ पे जैसे हम अभी देखते हैं कि हमारे हर एक घर के अंदर कई सारी खिड़कियां, हर कमरे के अंदर एक या दो खिड़कियां होती हैं। इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि रोशनी के लिए जो उनके प्रवेश द्वार थे उन्हीं से ही जो रोशनी घर के अंदर आती थी वही रोशनी आ पाती थी। या ये कहें दूसरे शब्दों में कि वेंटिलेशन जैसा कोई सिस्टम नहीं था। होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे और नवीनम इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता प्रिवेसी भी बनी रहती थी और नवीनम घरों के बारे में कई प्रचलित थे जिनके विषय में उनमें पाई गई शकुन आपस में संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी। ये शकुन अपशकुन और शकुन चीजें जो वहाँ ये भी प्रचलित थी, जो पट्टिकाओं पे हमें मिलता है उनका विवरण। मिली है जैसे घर की देहली ऊंची उठी हुई हो। जैसे कि घर की दहलीज, जिससे हम जिसे एंट्री गेट बोलते हैं, वो ऊंची उठी होनी चाहिए। तो वे धन दौलत लाती है सामने का ऐसा जो है होने से ऐसा माना जाता है कि घर में धन दौलत आती है। अगर किसको वे धन दौलत लाती है सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वे सौभाग्य प्रदान करता है लेकिन अब दूसरा कि यदि जो हमारा एंट्री है वो दूसरे के घर के सामने ना खुलती हो तो वो सौभाग्य प्राप्त करते हैं। लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी और नवीनम नगरवासियों के लिए एक अभिर स्थान था जिसमें शासकीय तथा जनसाधारण के समागम पाएंगे लेकिन कुछ लोग साधारण घर के फ्लोर के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे और नवीनम यहाँ एक सार्वजनिक जो है कब्र ग्रह गाह भी मिली है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि घरों के नीचे भी दफन किए जाते थे। लेखन कला और संचालन क्षेत्र में एक विद्वान नगर 2020 डॉक्टर के बागवानी नगर शक्तिवाद नगर अकेला और नवीनम ने लेखन चित्र 3 लाल नगर के नीचे की खेती के प्रक्षेप उस वैज्ञानिक कार्य स्थिति खेती की वैज्ञानिक स्थिति होती थी बल्कि उपज फराहमी की उत्पत्ति पर स्थित है और नवीनम चित्र 3 में विद्वान का प्रयोग करके यह दर्शाया गया है कि इस उत्तरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते यहाँ पर जो है उर के अलावा एक दूसरा मारी नगर, लेकिन वो खेती की खेती की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि वहाँ पे पशु चारण और खेती दोनों ही सामान्य रूप से होती थी। भोजन ऐसे किसान और पशु चारण खेती दोनों के लोग करते थे लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए अधिक माना जाता है और नवीनम शुरू यहाँ पर ऐसे है कि ज्यादातर लोग जो है वो चरवाहे थे मारी नगर में। ठीक है, कम लोग किसान थे। जरूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके प्रतिनिधियों को चंदा तथा मांस आदि के रूप में ये चीजें प्राप्त करते थे और नवीनम बाड़ी पर रखे जाने वाले पशु को एक जगह से दूसरी जगह से लाने के लिए भेड़ों की गिनती करती थी और नवीनम फिर भी घरों के लिए भेड़ों की गिनती करती थी और नवीनम फिर भी किसानों के लिए जानवरों की बिचड़ी और चराने वाले हाथी अब यहाँ पे जो है झगड़े के कारण क्या है, किसान और गडरिये आपस में कई बार लड़ जाते थे। वो उसके लड़ने के कारण क्या थे, जैसे
किसान जो है पशुओं को अपने इलाके में आने से रोकते थे, तो इस कारण से झगड़ा होता था। या कई बार जो है जो चरवाहे थे वो उन क्षेत्रों में जबरदस्ती प्रवेश कर जाते थे, जो कि किसानों के द्वारा बोया गया क्षेत्र है, जिसके कारण इनमें झगड़े हुआ करते थे। इनका सामान भी कई बार क्या करते थे कि ये जो चरवाहे थे वो लूट लाट के ले जाते थे, तो इस तरह के इनमें आपस में संघर्ष हुआ करते थे। अब ये झगड़े का कारण क्या है कि पानी पिलाने के लिए जो रास्ते हैं वो खेतों से होके ही जाते थे, तो अगर यदि वो ले जाएंगे तो खेतों में भेड़ बकरियां नुकसान करती थी, जिसके कारण किसान उन्हें वहां जाने से रोकते थे, तो इसी वजह से इनमें आपस में झगड़ा हो जाता था। से गुजार कर ले जाते थे। पहुंचता था पूर्णविराम, गरीब खाना फरोश होते थे और कई बार किसानों के गांवों पर हमला बोलकर हुंकार इकट्ठा किया वाला कृषि अवैध लूट लेते थे। अब ये गडेरिए तो खाना बदोश हैं, तो ये क्या करते थे कई बार जो है इनका जो किसानों का इकट्ठा किया अनाज वगैरह है वो लूट के भाग जाते थे। बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुधनों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें देते थे। पूर्णविराम मेसोपोटामिया के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। पूर्णविराम ये पश्चिमी मरुस्थलों से आते थे, जो कि साइबेरिया का क्षेत्र है, वहां से झुंड के रूप में यहाँ आया करते थे। ये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए निम्बला खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। पूर्णविराम ये समूह गढ़ लिए फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। पूर्णविराम उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। पूर्णविराम आगे विषय 5वें पशुचारण समाजों के शासकों के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है। पूर्णविराम एमोराइट समुदाय के थे। पूर्णविराम उनकी पोशाक वहां के मूल निवासी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का क्षेत्र के देवता प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहां की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के यहाँ की जो संस्कृति है, समुदाय है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अलग अलग तरह, जैसे अभी हमने कहा कि गडेरिए ये भी कई बार स्थायी रूप से उन इलाकों में बस गए, तो इस तरह का एक मिक्स सोसाइटी थी। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कोई कास्ट या रिलीजन के लोग वहाँ पे रहते थे, सभी लोग मिक्स लोग वहाँ पे रहते थे। लोगों और संस्कृतियों के लिए खड़ी थी और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहां की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। को एक योद्धा अपने हाथों में एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक देखिए जो कई सुबह गया था। लगभग 2042 विश्व इतिहास के कुछ विषय हमारी में जिंदगी का राजमहल एक अब शून्य देखिए एक मारी में जो राजमहल है उसके बारे में कि राज कितनी वैभवता वहां पर थी, ये सब चीजें इस राजमहल के द्वारा पता चलती हैं। सिंहासन कक्ष इसमें क्या था, पहला सिंहासन कक्ष, सभागृह सभागृह, 132 भीतरी आंगन भीतरी 106 आंगन, बाहरी आंगन बाहरी आंगन, 131 प्रवेश द्वार प्रवेश द्वार, प्रांगण, 131 लिपिक कार्यालय लिपिक जो कार्यालय, जो मिट्टी काम धाम, दानों में लेखन कला और शहरी जीवन 43 कार्यशाला और कार्यशाला, रसोई घर रसोई घर, शाही शाही निवास निवास और जिम्मेदारी हमारी स्थित राजमहल जमरिलियन परिवार इस राजा का। एक ठीक सात है। शून्य एक हमारी का विशाल राजमहल वहां के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। पूर्णविराम अपने समय में भी ये जो राजमहल है सिर्फ राजा का शासन ही नहीं, बल्कि उत्पादन, जो महंगी वस्तुएं हैं, धातु हैं, उन सब का प्रयोग करने का एक बहुत बड़ा रूप में इसका प्रयोग मतलब राजमहल का होता था। इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए ही उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिम्बिलियम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहां आया था। पूर्णविराम अब इसको देखने के लिए एक दूसरी जगह से राजा आया और वो दूसरे राजा का के द्वारा दिया गया पत्र, मतलब कि दूसरे ने उसको रेफरेंस दिया वहां जाने के लिए, तब उसको वहां पर आने दिया गया। और इतनी वैभवता थी कि दूसरा राजा उसको उस राजमहल को देखने आ रहा है कि कैसा है, जिससे कि वो भी कुछ ऐसा ही
कर सके। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजन के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और इसके जो है जो खाने का था उस पे बहुत सारे लोग खाना खाया करते थे। उसमें आटा, रोटी, दाल, चावल और मदिरा, सब मांस, सब चीज़ें होती थी। तो इससे जो ये दैनिक सूची है उससे ये पता चलता है कि अकेला राजा खाना नहीं खाया खाता था, बल्कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर खाना खाते थे। ये इससे इसकी विशालता का पता चलता है। बीयर पोर्नवीरन व संभावर अपने अन्य साथियों के साथ सफेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर बाकायदा भोजन करता था। देखने से आपको पता लग कहा सिर्फ सभी की प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। पोर्नवीर इसका एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की तरफ बना हुआ था। खुले प्रांगण छड़े हुए थे। अपने पोर्नवीरन था जहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर आप लोग दंग रह जाते। एक पेड़ के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था जिसको थे पोर्नवीरन शौचालय, स्नान गृह, शौचालय, स्नान गृह सब इत्यादि उसमें थे। क्रियाकलाप 3 चित्र में प्रवेश द्वार से सोचते हैं कि भंडार गृह में क्या रखा जाता होगा। रसोई घर की पहचान कैसे की जा सकती है। 132 दीवार पर की 44 विश्व इतिहास के कुछ किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान के चरवाहों को राज्य में किंतु मारी अब यहाँ पे राजाओं को सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि जो चरवाहे और इत्यादि थे वो उस शासन के लिए क्योंकि वैभवता इतनी उसकी विशालता थी जिसके कारण कोई भी आक्रमण करने की सोच सकता था। तो इसलिए ये अपने जगहों पूरे व्यवस्था पे नियंत्रण रखने के लिए अपने गुप्तचरों का प्रयोग करते थे। के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी किंतु के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी परंतु उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। पोर्नवीरन जो चरवाहे थे उन्हें आने जाने की छूट तो थी, लेकिन उन पर नजर रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुधनों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। पोर्नवीरन एक को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। पोर्नवीरन मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था जहां से होकर लकड़ी, नगदा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्म का माल नावों के जरिए तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाए के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। पोर्नवीरन दक्षिणी नदियों को घिसाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीछे ले जाने वाले जल को मारी में रुका करते थे। अब जो मतलब पानी के द्वारा जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे सामान, वो अक्सर जो है मारी में ही रुका करते थे, क्योंकि उन्हें सुरक्षित लगता था और इसलिए वहाँ पर वो मतलब टिकते थे, फिर वहाँ से अपनी नई यात्रा शुरू करते थे। थे एक नदी में 300 मदिरा के बीज रखे जा सकते थे। पोर्नवीरन से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। पोर्नवीरन जो एक विशेष अब इसमें क्या है, 10% जो टोटल जो उस पे माल लोडेड है जहाज पे, उसका 10% जो है उनको टैक्स के रूप में मारी को देना पड़ता था। किस्म की नौकाओं में आता था के द्वीप बलाशिया से आने वाले तांबे का उल्लेख तथा इनके व्यापार के लिए औजार और हथियार बनाने के लिए एक बहुत भयंकर था। पोर्नवीरन इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनक पहले के उत्खनकों की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। उनके कार्य की यथार्थता एवं परिशुद्धता और अभिलेख खुदाई नहीं की जाती जैसी उपनगर में की गई थी। पोर्नवीरन इसके अलावा होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा सके। पोर्नवीरन तरीका बदल गया है। पोर्नवीरन इस संबंध में अबू सालविक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण लें। पोर्नवीरन यह कस्बा 2500 में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। पोर्नवीरन इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खींचकर निकाला गया। पोर्नवीरन इस प्रक्रिया में टीले या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा जाता है। पोर्नवीरन नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई कई और पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों अब एक
बच्चे सब चले गए, कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम्म? कर Sharing is resumed. पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए डनोमेटी की छानबीन की पोर्नर पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया। पोर्नर घर बाहर गलियों में डाल दी गई थी। पोर्नविरम वहां गोबर के उपयोग के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधों के बीज और रेशे मिले थे, बहुत कम मिले हैं। पोर्नविरम वहां की गलियों में सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सूअर छुट्टे घुमा करते थे। पोर्नविरम वस्तुतः एक घर में तो प्रतीत हो, कमरों के फर्श का मतलब आकार लेखन कला और मेसो में साथ साथ याद किया मर्मस्पर्श पटिकों अधीन बात वही पूर्ण के लिए उन पर नगर की वेशा अंत हो गया। पूर्ण निश्चित है नगर में ही सांत्वना मिलती है जिसे उसकी लिख और विद्वत तथा अगर आप से अगर एक खेत का क्षेत्र संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पूर्ण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की एक विभाजन से ही हमें मिल से सब 46 विश्व इतिहास जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो यदि लिख प्रशक था नहीं अतीत के भले अब यहाँ पे जो है हमें गणित और जो है की गई थी। विज्ञान, खगोल विज्ञान इत्यादि के बारे में भी इनके, क्योंकि जो बाद में भी हम कई चैप्टर्स में देखेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि ये जो यहाँ का जो खगोल विज्ञान है या गणित है और विज्ञान, इन सब में भी इन्होंने काफ़ी उन्नति की थी। एक पुराकालीन उन्नति के हो गई रूप केंद्र मानते ज्योतिष विद्या स्थितियों और ज्योतिष विद्या का भी प्रयोग होता था, लिपिकों को विद्यालयों में तैयार करनी होती थी। लिपिकों को विद्यालय में पढ़ना होता था। से प्राप्त करने के लिए बेबीलोनिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे। लगभग 1800 केवल थी, लेकिन विद्यालयों में वे शब्दावलियों संकेत माध्यम से अब पट्टिकाएं पढ़ी और समझी और उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। पूर्णविरम गिलगामेश के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। पूर्णविरम प्रतियां तैयार करने वाले और उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। पूर्णविरम गिलगामेश के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। पूर्णविरम प्रतियां तैयार करने वाले उनमें गिलगिश एक जो महान विद्वान थे, उनकी जो है जो लेखन था, उसको भी, उसकी भी पट्टियां तैयार की गई हैं, की गई थी। अपना नाम और जिसने विद्वान पट्टिकाओं पर अपने इष्ट देव याहू के मंदिर अपनी आंखों में व्यक्ति द्वारा पट्टिकाएं थी। लेखन कला और एक आरंभिक पुरातत्व दक्षिणी प्राचीन के एक असीरियन बेबीलोन लोगों बेबीलोन चार दीवार से अपने अपने होनीडस ने उसे एक बताया आसपास मानते हैं। अटलेख देखिए पूर्णविरम उसने उसके वेद के राजा सार्गोन आस महान राज चाहिए हो शिल्पियों को आप ऐसा क्यों सोचते कि असुरवनी बात ने की प्राचीन परम 48 विश्वविकाल रेखा लगभग 7000 लगभग 5000 को लगभग 3002 लगभग 2 माइल और बेबीलोन का उद्भव लगभग 1000 लगभग 7668 3 लगभग एक संक्षेप में उत्तर दीजिए। Alert, you have stopped screen share.